स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, यानी फंक्शनल जो किडनी है उसकी फंक्शनल यूनिट है, यानी किडनी का जो मेन फंक्शन होता है उस फंक्शन को कैरी ऑन कौन कर रहा है? नेफ्रॉन। यानी स्पेसिफिकली जो मेन फंक्शन होता है यूरिन के फॉर्मेशन में वो सारा का सारा फंक्शन कर रहा है नेफ्रॉन, इसलिए हमें बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ द रीनल सिस्टम ऑफ द किडनी। किडनी की स्ट्रक्चर है उसके अंदर फंक्शनल यूनिट है उसको अपन बोलते हैं नेफ्रॉन। इसका मेन काम होता है ब्लड को फिल्टर करके यूरिन को फॉर्म करना। अब ये जो नेफ्रॉन है ये 1 to 2 मिलियन ईच किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ईच किडनी के अंदर 1 to 2 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट रहेंगे और इसकी लगभग लेंथ होती है 30 to 50 mm। लेंथ ऑफ द नेफ्रॉन की होती है 30 to 50 mm। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं? जैसे नेफ्रॉन के अंदर सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एक बाउमन कैप्सूल जैसा होता है जिसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस है यहाँ पर अंदर प्रेजेंट होते हैं कैपिलरीज जिसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। और कहीं पर भी कैपिलरीज होती हैं तो उसका काम होता है एक्सचेंज ऑफ द सब्सटेंसेस, सब्सटेंस को एक्सचेंज करना। इसके साथ साथ में ये इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट आता है उसको अपने बोलते हैं यहाँ पर पीसीटी यानी प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स। एंड थर्ड वन पार्ट आता है जिसको अपने बोलते हैं लूप ऑफ द हैनले, और जो लास्ट वन पार्ट आती है उसको अपन बोलते हैं डीसीटी यानी डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स। डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स है वो आगे जाके कनेक्ट हो जाती है कलेक्टिंग डक्ट पे। जो कलेक्टिंग डक्ट है वहां पर कनेक्ट होते हैं नंबर ऑफ द नेफ्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ द नेफ्रॉन्स वहां पे कनेक्ट रहेंगे कलेक्टिंग डक्ट के साथ में। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल है वहां पर जो हमने किडनी की स्ट्रक्चर देखी थी जिसमें हाइलम पार्ट से रीनल आर्टरी अंदर जा रही है, तो जो ही रीनल आर्टरी अंदर एंटर कर रही है हाइलम से किडनी के अंदर उसके बाद में वो आर्ट्रियोल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसको अपन बोलते हैं अफरेंट आर्ट्रियोल्स। जो किडनी के अंदर जो रीनल मेडुला के अंदर जा रहे हैं उसको अपन बोलते हैं अफरेंट आर्ट्रियोल्स। और वहां से फिर वो बाहर वापस निकल रहे हैं उसको अपन बोल देंगे इफरेंट आर्ट्रियोल्स। तो ये जो अफरेंट आर्ट्रियोल्स है ये ब्लड को लेके जा रहे हैं अंदर की साइड में ग्लोमेरुलस के अंदर, और वहां पर काम क्या होता है? फिल्ट्रेशन का। ग्लोमेरुलर का काम होता है फिल्ट्रेशन का, ये फिल्टर को करेगा। फिल्टर अब यहाँ पर एंडोथेलियम की एक बेसमेंट लेयर होती है जो बैरियर का काम कर रही है। बैरियर का काम क्या होता है? जो सेलेक्टिव कंपोनेंट्स है उसको तो परमिट कर रही है पीसीटी में जाने का या फिर फिल्टर होने का, और उसके बाद में जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं सच एज द प्लाज्मा प्रोटीन, उसके साथ साथ में ब्लड सेल्स है, इसको ग्लूकोज ब्लड सेल्स प्लाज्मा प्रोटीन इसको वो परमिट नहीं कर रही है, जिसको अपन बोलते हैं सेलेक्टिव बैरियर। जो एंडोथेलियम लेयर है इसकी बेसमेंट लेयर है वो उसका काम होता है। तो वहां से जैसे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स और अपनी बॉडी का वेस्ट कंपोनेंट है होते हैं नाइट्रोजन वेस्ट कंपोनेंट है वो तो फिल्टर हो जाएगा, और इसके अलावा जो अदर कंपोनेंट्स था जैसे ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन ग्लूकोज है वो वापस इफरेंट आर्ट्रियोल से होते हुए वो वापस आगे की साइड में चले जाएंगे। तो यहाँ से फिर ये जो ग्लोमेरुलस से फिर वो जो कंपोनेंट फिल्टर होने के बाद में आता है पीसीटी के अंदर जिसको अपन बोलते हैं प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स। प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स के अंदर यहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी के अंदर। पीसीटी के अंदर वापस रीअब्जॉर्प्शन होने लग जाएगा। रीअब्जॉर्प्शन यानी जो फिल्टर हो गया है वहाँ से कुछ कंपोनेंट सच एज एमिनो एसिड्स या फिर कुछ कंपोनेंट अगर ग्लूकोज के आगे हैं वो इसके साथ साथ में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का वापस रीनल ट्यूबुल्स है वो वापस रीअब्सॉर्ब करेगी, और रीअब्सॉर्प्शन के बाद में आगे की साइड में जो इफरेंट आर्ट्रियोल्स वापस आई थी वो आगे जाके फॉर्म कर रही है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज फॉर्म कर रही है। तो वहां पर जाके जो भी रीअब्सॉर्प्शन हुआ था उसको ट्यूबुल से ब्लड स्ट्रीम के अंदर ड्रेन आउट कर देगा। थर्ड वन आता है लूप ऑफ द हैनले। अब लूप ऑफ द हैनले है इसका भी काम यही होता है रीअब्जॉर्प्शन को कुछ करना, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को रीअब्सॉर्ब करता है, और उसके साथ साथ में ही यहाँ पर सेलेक्टिव सीक्रेशंस भी होता है एंड सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी होता है। सेलेक्टिव सीक्रेशन का मतलब क्या होता है? जो कंपोनेंट ब्लड से फिल्टर नहीं हुए थे, जैसे कुछ टॉक्सिन्स होते हैं सच एज
ड्रग्स के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं वो अगर वहाँ पर नहीं हुए हैं या फिर जो H+ आयंस होती हैं वो फिल्टर नहीं हो पाए हैं, तो यहाँ पर जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है ये क्या करेगी, उन कंपोनेंट्स को डायरेक्टली रीनल ट्यूबुल के अंदर ड्रेन कर देगी, लूप ऑफ हेनले के अंदर, और फिर वहां से वो कंपोनेंट आगे की साइड में चल जाएगा डीसीटी के अंदर, जिसको अपन बोलते हैं डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स। डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स के अंदर जो जा रहा है वो कंपोनेंट 15 to 20% होता है जो फिल्टर हो गया था, उसका सिर्फ 15 to 20% है वो डीसीटी में जाएगा। अब यहाँ पर भी कुछ कंपोनेंट्स हैं फिर भी ये जो फ्लूइड है इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है उसको वापस डीसीटी रीअब्सॉर्ब कर लेगी, और जो रिमेनिंग है उसको आगे जाके कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ट्रेन कर देगी। कलेक्टिंग डक्ट है वो आगे कंटिन्यूसली, जैसे हमने रीनल पिरामिड्स पढ़ा है, उस रीनल पिरामिड्स के अंदर ले जाके वहाँ से रीनल पेपिला के अंदर ड्रेन कर देगी, फिर वहाँ से माइनर कैलेक्स से होते हुए मेजर कैलेक्स एंड जो रीनल पेल्विस से होते यूरेटर में चली जाएगी। अब इसका काम क्या होता है, जैसे नाइट्रोजन वेस्ट कंपोनेंट है NH3, इसको यहाँ पे हाइड्रोजन आयन है वो इसके साथ में कंबाइन कर लेगी, ये NH4 को फॉर्म कर देगा, और NH4 है ये यूरिन के फॉर्मेशन में यूरिन के साथ में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। सेम PHO4 इसके साथ में भी H+ आयन जुड़ जाएगा और H2PSO4 बनेगा और ये यूरिन के साथ में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। लेकिन ये H कहाँ से आया है, जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है वहाँ से H+ आयन है उसने रीनल ट्यूबुल के अंदर ड्रेन कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ से वो इनके साथ में जुड़ के यूरिन फॉर्मेशन से और अपनी बॉडी से जो एक्स्ट्रा H+ आयन है वो एक्सक्रीट आउट हो गए, ताकि अपनी बॉडी के अंदर एसिडोसिस कंडीशन है उसको प्रिवेंट कर सके। देन अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स हैं, जैसे नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं, रीनल कार्पल्स एंड रीनल ट्यूबुल्स। रीनल कार्पल्स है इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स होंगे, ग्लोमेरुलस एंड द बाउमन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस जिसके अंदर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं और ये कप लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको अपन बोलते हैं बाउमन कैप्सूल। देन रीनल ट्यूबुल्स है, इसके अंदर 4 ट्यूब्स होती हैं, जैसे फर्स्ट वन आता है प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स, PCT प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स। सेकेंड वन आता है लूप ऑफ द हेनले, दिस इज द लूप ऑफ द हेनले। एंड थर्ड वन आता है डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स, जो लूप ऑफ हेनले है आगे जाके कनेक्ट कर रही है, उस ट्यूब को अपन बोलते हैं डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स। और लास्ट वन जहाँ से डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल आगे कनेक्ट कर रहा है उसको अपन बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट। तो ये है पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। अभी इन्हीं पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन को हम आगे पढ़ेंगे। देन टाइप्स ऑफ द नेफ्रॉन। अब हम टाइप्स ऑफ द नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन आता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड सेकेंड वन आता है जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का मतलब क्या होता है, जो ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के अंदर लूप ऑफ हेनले है वो रीनल मेडुला के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर रहा है, बहुत पार्शियली अंदर जाएगा, डीपली पेनिट्रेट नहीं करेगा। यानी हम इसको बोल सकते हैं जो लूप ऑफ हेनले है वो शॉर्ट होता है, जो इसके अंदर कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होता है और वो रीनल मेडुला को अंदर तक पेनिट्रेट नहीं करता है। एंड सेकेंड वन आता है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर लूप ऑफ हेनले है वो लॉन्ग होता है, दिस इज द लूप ऑफ हेनले, ये लॉन्ग रहेगा और ये अंदर तक जो रीनल मेडुला है उसके डीपली अंदर तक पेनिट्रेट करता है या फिर एक्सटेंड होता है। जैसे कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर देखते हैं शॉर्ट लूप ऑफ द हेनले, लूप ऑफ हेनले है वो शॉर्ट रहेगा, डू नॉट पेनिट्रेट डीपली इनटू द रीनल मेडुला। जो रीनल मेडुला है ये वाला पार्ट है रीनल मेडुला, इसके अंदर डीपली पेनिट्रेट नहीं करता। जैसे अपर पार्ट है इसको अपन बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स, जहाँ पर रीनल कॉर्टेक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर नेफ्रॉन प्रेजेंट रहेगा। नेफ्रॉन के अंदर जो ये जो बाउमन कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस है, ये प्रेजेंट रहेगा, पीसीटी प्रेजेंट रहती है और कुछ पीसीटी का पार्ट है वो मेडुला के अंदर भी रहता है। लेकिन मेडुला के अंदर मेनली यहाँ पे रहता है लूप ऑफ हेनले पार्ट्स है, लूप ऑफ हेनले पार्ट है वो इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। लेकिन जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है इसके अंदर लूप ऑफ हेनले है वो डीपली मेडुला तक नहीं जाएगा, वो सुपरफिशियली मेडुला तक ही जाएगा। वहीं पर जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है वो डीपली एक्सटेंड करेगा मेडुला के अंदर। जो मेडुलरी पार्ट है
रीनल मेडुला है उसके अंदर डीप तक, अंदर तक वो आगे की साइड में एक्सटेंड करेगा, और जो लूप ऑफ हैंडले है वो भी इसका लॉन्ग रहेगा। तो अब हम देखते हैं नेफ्रॉन को कि नेफ्रॉन कैसे कैसे फॉर्म हो रहा है, कौन कौन सी स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहा है। अब जो नेफ्रॉन है उसके दो एंड होते हैं। फर्स्ट एंड होता है उसको तो अपन बोलते हैं क्लोज एंड, क्लोज एंड होता है। एंड सेकेंड एंड होता है वो कनेक्ट कर रहा है आगे जाके कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। तो जो फर्स्ट एंड आता है, क्लोज एंड आता है, जो किसको फॉर्म कर रहा है, ग्लोमेरुलर कैप्सूल को। जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल है उसको फॉर्म करेगा क्लोज एंड, और जो सेकेंड एंड आता है, अनदर एंड आता है, वो आगे जाके कनेक्ट कर रहा है कलेक्टिंग ट्यूब को। द नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूबुल क्लोज्ड एट वन एंड and another end opening into a collecting duct. The closed end or blind end is intended to form the cup-shaped glomerular capsule. Glomerular capsule को form करेगा जो closed end है, which almost completely enclose a network of tiny arterial capillaries. जहाँ पर जो glomerular capsule है उसके अंदर completely ये जो आर्टेरियल कैपिलरीज हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जिसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलस या फिर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। या तो अपने बोलेंगे उसको ग्लोमेरुलस या फिर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। आफ्टर एंटरिंग द किडनी एट द हाइलम, हाइलम के अंदर एंटरिंग करने के जस्ट बाद में, जैसे ये क्या है, रिनल आर्टरी है, रिनल आर्टरी जस्ट हाइलम से किडनी के अंदर एंटर करेगी, तो एंटर करने के जस्ट बाद में ये स्मॉलर ब्रांचेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, इसको अपन बोलते हैं आर्ट्रियोल्स। After entering the kidney at the hilum, the renal artery divides into a smaller arteries and arterioles. ये जो renal artery है वो artery and arterioles के अंदर convert हो जाएगी. In the cortex and arterioles, afferent arterioles enter each glomerular capsule and then subdivide into a cluster of tiny arteries capillaries forming a glomerulus. जैसे रीनल आर्टरी है, हाइलम से अंदर एंटर करेगी, अंदर एंटर करने के बाद में ये ब्रांच स्मॉलर ब्रांच के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। सबसे पहले ये आर्टरीज के अंदर कन्वर्ट हो रही है, आर्टरीज के बाद में ये आर्ट्रियोल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, आर्ट्रियोल्स में कन्वर्ट हो रही है, फिर ये आर्ट्रियोल्स है रीनल कॉर्टेक्स के अंदर, रीनल कॉर्टेक्स के अंदर आर्ट्रियोल्स है, वहां पर ये अफ्रेंट आर्ट्रियोल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अफ्रेंट आर्ट्रियोल्स है वो ग्लोमेरुलर कैप्सूल के अंदर एंटर करेगा और वहां पे उसके बाद में वो फर्दर ब्रांचेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर अपन बोल सकते हैं ये क्लस्टर ऑफ द टाइनी आर्ट्रियल कैपिलरीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको अपने बोलेंगे ग्लोमेरुलस या फिर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। जो आर्ट्रियल कैपिलरीज है, इसको आर्ट्रियल कैपिलरीज है, ये फॉर्म कर रहा है ग्लोमेरुलस, और इसी को अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। The blood vessels leading away from the glomerulus is the efferent arterioles. Glomerulus के अंदर जो blood vessels आ रही है, एंटर कर रही है, उसको अपन बोलते हैं afferent arterioles, और ग्लोमेरुलस से बाहर की साइड में वापस जा रही है उसको अपन बोलते हैं efferent arterioles. The afferent arterioles has a large diameter. जो afferent arterioles है उसका diameter ज़्यादा होता है compared to the efferent arterioles. अब इसके पीछे रीजन क्या हुआ, इंक्रीज प्रेशर इनसाइड द ग्लोमेरुलस एंड रिजल्टिंग फिल्ट्रेशन अक्रॉस ग्लोमेरुलर कैपिलरीज वॉल। अब ये जो अफ्रेंट आर्ट्रियोल्स है उसका डायमीटर लार्ज रहेगा, इफ्रेंट आर्ट्रियोल्स का डायमीटर स्मॉल रहेगा या फिर कम रहेगा। तो अगर इसके पीछे रीजन क्या होता है, क्योंकि जिसकी वजह से ग्लोमेरुलस है उसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो फिल्ट्रेशन है वो प्रॉपरली होगा। रीनल पोर्टल सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन का मीन है एक ही सर्कुलेशन के अंदर दो कैपिलरीज का प्रेजेंट होना। सिंगल सर्कुलेशन के अंदर मोर देन वन कैपिलरीज फॉर्म होना, एक से ज्यादा कैपिलरीज हैं वो आपस में एक ही सर्कुलेशन के अंदर है, उसको अपन बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। लेकिन जो किडनी के अंदर है उसको अपन बोलते हैं रीनल पोर्टल सर्कुलेशन। जैसे हमने किडनी के अंदर देखा, हाइलम से रीनल आर्टरी है अंदर एंटर कर रही है, रीनल आर्टरी अंदर एंटर करेगी तो वो उसके बाद में वो किडनी के अंदर एंटर करने के बाद में स्मॉलर आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। जो आर्ट्रियोल्स है वो बाउनमैन कैप्सूल में जाएगा या फिर ग्लोमेरुलर कैप्सूल में जाएगा, तो वो अंदर जाने वाला आर्ट्रियोल्स है उसको अपन बोलते हैं इफ्रेंट आर्ट्रियोल्स। इफ्रेंट आर्ट्रियोल्स आगे जाके बहुत सारी नंबर ऑफ द कैपिलरीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ द कैपिलरीज के अंदर कन्वर्ट होगा। जैसे ये इफ्रेंट आर्ट्रियोल्स है, नंबर ऑफ द कैपिलरीज के अंदर
कन्वर्ट हो गया। अब कैपिलरीज का काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ द सब्सटेंसेस या फिर कंपोनेंट्स। जो कंपोनेंट है उसको वो सब्सटेंस है उनको वो क्या कर रहा है, यहाँ पर एक्सचेंज करेगा। या फिर डायरेक्टली इसका काम होता है फिल्टर करना। ग्लोमेरुलर फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ग्लोमेरुलस फॉर्म हो जाएगा, कैपिलरीज के अंदर ग्लोमेरुलस फॉर्म हो रहा है, तो इनका काम होता है फिल्ट्रेशन का। तो इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी कैपिलरीज, जिसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। उसके बाद में यहाँ से दूसरी ब्लड वेसल जाती है, उसको अपन बोलते हैं इफरेंट आर्टरियोल्स। इफरेंट आर्टरियोल्स। अब यहाँ पर जो एक कैपिलरी प्रेजेंट है, किसके बीच में प्रेजेंट है, इन बिटवीन द टू आर्टरियोल्स, इन बिटवीन द टू आर्टरियोल्स, अफरेंट आर्टरियोल्स एंड द इफरेंट आर्टरियोल्स। और ये कैपिलरीज को अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलस या फिर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। अब देखो, जो अफरेंट आर्टरियोल्स है ये इसका डायमीटर लार्ज है, एंड इफरेंट आर्टरियोल्स है इसका डायमीटर नैरो है, डायमीटर कम है कंपेयर टू द अफरेंट आर्टरियोल्स। तो यहाँ से फिर जो फिल्टर हो जाएगा, यहाँ पर जो फिल्टर हो जाएगा, फिल्टर होने के बाद में यहाँ से जो सब्सटेंस, फिल्टर सब्सटेंस है वो तो चला जाएगा पीसीटी के अंदर, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स। और ये जो ग्लोमेरुलस है इसके अंदर एंडोथीलियम की, एपिथीलियम की एक बैरियर फॉर्म होती है, बेसमेंट बैरियर फॉर्म होती है। और इस बेसमेंट बैरियर का काम होता है सेलेक्टिव कंपोनेंट को ही अंदर की साइड में फिल्टर करना है, और सब्सटेंस जो रिमेनिंग सब्सटेंस है उसको वापस वो आगे की साइड में इफरेंट आर्टरियोल्स में भेज देगा। सच एज, अब इसका फिल्टर का काम किसको, सेलेक्टिव, जो किसको फिल कर रहा है, यहाँ पर ये सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन कर रहा है, जिसमें या फिर हम सेलेक्टिव कंपोनेंट उसको परमिट कर रहा है फिल्टर के लिए, जिसमें आता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सम कंपोनेंट्स हो सकते हैं उसके अंदर, जैसे कुछ कंपोनेंट्स हैं उसमें ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसमें वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। उसके बाद में जो ब्लड के अंदर और कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा एंड दी ब्लड सेल्स है, ग्लूकोज होता है, इनको वो वापस आगे की साइड में इफरेंट आर्टरियोल्स के साइड के थ्रू आगे की साइड में फॉरवर्ड कर देगा। अब जो इफरेंट आर्टरियोल्स है आगे जाके पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये है सेकेंडरी कैपिलरीज। सेकेंडरी कैपिलरीज, जैसे प्राइमरी कैपिलरीज कौन सी थी, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज थी, और सेकेंडरी कैपिलरीज है यहाँ पर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर अब यहाँ पर भी कैपिलरीज का तो मेन काम ही होता है जो एक्सचेंज करना कंपोनेंट्स का। तो ये क्या करेगा, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज की जो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है उसको तो रखेगा, इसके अलावा कुछ कंपोनेंट जो ग्लोमेरुलर है या फिर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है उसके थ्रू फिल्टर नहीं हो पाया, लेकिन वो अपनी बॉडी के लिए टॉक्सिक कंपोनेंट है। अब ये क्या करेगा, उन टॉक्सिक कंपोनेंट को डायरेक्टली यहाँ पे कैपिलरीज के थ्रू डायरेक्टली रीनल ट्यूबुल में ड्रेन आउट कर देगा। फर्स्ट। सेकेंडरी क्या होता है कि जो पीसीटी है, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स है, जैसे यहाँ पे ग्लोमेरुलस के बाद में इधर से आता है पीसीटी या प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल। अब ये क्या करेगा, रीअब्सॉर्ब करेगा, लूप ऑफ हैनले है वो भी रीअब्सॉर्ब करता है। तो रीअब्सॉर्ब कंपोनेंट को वापस यहाँ पे ब्लड के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर ड्रेन आउट कर देगा इन दी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर। तो यह है सेकेंडरी कैपिलरीज। और जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, सेकेंडरी कैपिलरीज है, वो आगे जाके वेन्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और वेन्यूल है वो नंबर ऑफ द वेन्यूल्स हैं आपस में मिलके फॉर्म कर रहे हैं रीनल वेन। जो रीनल वेन है यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके चली जाएगी इंफीरियर वेना केवा, और इंफीरियर वेना केवा से होते हुए राइट साइड के हार्ट के अंदर चली जाएगी। तो इसको अपने बोलते हैं रीनल पोर्टल सर्कुलेशन, यानी एक ही सर्कुलेशन के अंदर नंबर ऑफ द कैपिलरीज प्रेजेंट रहना, मोर देन वन, जो एक कैपिलरी से ज़्यादा कैपिलरीज प्रेजेंट रहते हैं उसको अपन बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। द ब्लड वेसल्स लीडिंग अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज द इफरेंट आर्टरियोल्स। जो ग्लोमेरुलस से आगे की साइड में जो ब्लड लेके जाने वाली आर्टरियोल्स है उसको अपन बोलते हैं इफरेंट आर्टरियोल्स। द इफरेंट आर्टरियोल्स डिवाइड इनटू अ सेकंड पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। जो इफरेंट आर्टरियोल्स है आगे जाके सेकंड पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। अब पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का काम क्या होता है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज रैप अराउंड दी रिमाइंडर और दी ट्यूबुल्स। जो ट्यूबुल्स होते हैं कौन सी, पीसीटी, लूप ऑफ हैनले
इनके सराउंडिंग के अंदर वो कंटिन्यूसली रैप करके रहता है। अब काम क्या होता है, अलाउिंग एक्सचेंज बिटवीन द फ्लूइड इन द ट्यूबुल एंड इन द ब्लड। अब ये एक्सचेंज करती है फ्लूइड का किसके बीच में, ट्यूबुल एंड द ब्लड, ब्लड एंड ट्यूबुल्स के अंदर। जो फ्लूइड जिसके अंदर H+ आयन प्रेजेंट होता है उसको तो डायरेक्टली वो रीनल ट्यूबुल में डाल देगी, इसके साथ में कुछ ड्रग के टॉक्सिन्स होते हैं उनको भी वो रीनल ट्यूबुल में डाल देगी। वहीं पर रीअब्सॉर्ब हुआ है रीनल ट्यूबुल में वो फ्लूइड है उसको वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर डाल देगी, कैपिलरीज के अंदर। देन वेनस ब्लड drain into these capillary beds eventually leads the kidney in the renal vein। और venous blood है इन कैपिलरी बेड के अंदर आ जाएगा और फिर वहां से वो renal vein के अंदर चला जाएगा। renal vein empty into the inferior vena cava। और जो renal vein है वो आगे की साइड में inferior vena cava में चला जाएगा। The wall of the glomerulus and the glomerular capsule consist of a single layer of flattened epithelial cells। जो ये glomerulus है इसकी जो अंदर की जो लेयर है ये किससे फॉर्म्ड होती है, सिंगल लेयर ऑफ द फ्लैटन एपिथेलियल सेल्स। द ग्लोमेरुलर वॉल आर मोर परमिबल देन द अदर कैपिलरीज। जो ग्लोमेरुलस है ये अदर कैपिलरीज है उसकी बजाय ये ज़्यादा परमिबल होता है। ज़्यादा परमिबल का मीन क्या होता है, ये फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट है उसको भी एक्सचेंज करता है। जैसे अपनी पल्मोनरी कैपिलरीज होती है तो सिर्फ वहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। जो अपनी जो सिस्टेमिक कैपिलरीज होती है वहाँ पर न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज का एक्सचेंज होता है। लेकिन जो रीनल कैपिलरीज होती हैं या फिर जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती है वहाँ पर ये फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इसका भी एक्सचेंज करते हैं, या फिर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट है वो भी वहाँ से उनको भी परमिट करती हैं। The blood vessels of the kidney are supplied by the both sympathetic and parasympathetic nerves to control the renal blood vessels diameter and blood flow, जिसको अपने बोलते हैं ऑटो रेगुलेशन। यानी जो किडनी के पास में जो ब्लड सप्लाई हो रहा है वो ब्लड सप्लाई ऑटो रेगुलेशन के थ्रू ही होता है। और ऑटो रेगुलेशन में सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन एंड दी पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो रहा है दैट मीन्स है वहाँ पर ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगा, और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हो रहा है तो वहाँ की ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाएंगी और ब्लड सप्लाई कम होगी। तो ये डायरेक्टली सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व कंट्रोल में रहेगा जिसको अपने बोलते हैं ऑटो रेगुलेशन। जैसे यह अफरेंट आर्ट्रियोल्स जिसका डायमीटर लार्ज है एंड दिस इज द इफरेंट आर्ट्रियोल्स इसका डायमीटर कम है। ये क्या है, यहाँ पे ग्लोमेरुलस है, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर जिसके अंदर ये ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे। जो अफरेंट आर्ट्रियोल्स है वो आगे जाके कैपिलरीज को फॉर्म कर रही हैं जिसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलस भी बोल सकते हैं एंड ग्लोमेरुलर कैपिलरीज भी बोल सकते हैं। फिर वहाँ से फिर वो वापस दूसरी जो ब्लड वेसल जा रही है वो है इफरेंट आर्ट्रियोल्स। यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस। अब जैसे स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन के बाद में हम देखेंगे यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस, क्योंकि नेफ्रॉन का काम क्या होता है यूरिन को फॉर्म करना। तो किस वे के अंदर फॉर्म कर रहा है, यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं इसको हम देखेंगे। द किडनी फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट, toxin and excess substance such as electrolytes and water from the blood stream forming the urine। जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर एक्सेस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसको वहां से फिल्टर करके यूरिन को फॉर्म करता है। अब इसके अंदर भी प्रोसेस होता है जिसमें फर्स्ट प्रोसेस आता है जिसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकेंड वन आता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड वन आता है ट्यूबुलर सीक्रेशन। यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस के अंदर फर्स्ट स्टेप आता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी सबसे पहले स्टेप क्या होता है यूरिन फॉर्मेशन का, फिल्ट्रेशन का। फर्स्ट स्टेप इन दी यूरिन फॉर्मेशन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, ये फर्स्ट स्टेप है। अकर्स विद इन दी रिनल कार्पल्स के अंदर ये प्रोसेस होता है। अब रिनल कार्पल्स के अंदर क्या कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसमें आता है ग्लोमेरुलस एंड सेकेंड वन आता है बाउमन कैप्सूल। The glomerular capillaries are surrounded by a filtration barrier comprising endothelial cells, the glomerular basement membrane and the podocytes। अब जो हमने पहले देखा है कि जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं वहाँ पर एंडोथेलियम सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और एंडोथेलियम सेल का काम क्या होता है, ये करती हैं सेलेक्टिव बैरियर को फॉर्म कर रही हैं। और यहाँ पे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, वो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके अंदर सेल्स होती हैं उसको अपन बोलते हैं पोडोसाइट्स। और पोडोसाइट सेल्स का काम होता है कि जो सेलेक्टिव कंपोनेंट है उसको ही परमिट करना है कैपिलरीज के थ्रू जो आगे की साइड में पीसीटी में चला जाए, और जो कुछ कंपोनेंट है उसको परमिट नहीं करना है वो वापस यहाँ पर
जो इफरेंट आर्ट्रियोल्स के अंदर आ जाएंगे। The barrier selectively allows small molecules to pass while preventing large substance like blood cell and the protein. अब सेलेक्टिव बैरियर का काम क्या होता है कि जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उसको तो परमिट करता है, सच एज वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं सच एज ब्लड सेल्स एंड दी प्रोटीन्स हैं, लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उसको वो वहां से अंदर की साइड में जाने से प्रिवेंट करते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर अलग अलग तरीके के यहाँ पर प्रेशर होता है जिसके थ्रू कंप्लीटली यहाँ पर यूरिन फॉर्मेशन या फिर फिल्ट्रेशन का फॉर्मेशन होता है। फिल्ट्रेशन अकर ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द ब्लड प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस एंड प्रेशर ऑफ द फिल्ट्रेट इन द ग्लोमेरुलर कैप्सूल। अब यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन होता है, इस यहाँ फिल्ट्रेशन किसके बेस पे होता है, क्योंकि जो प्रेशर होता है और दो टाइप का प्रेशर होता है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। सबसे पहले आता है जो ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर होता है, जो ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर होता है उसका प्रेशर, और जो फिल्ट्रेट हुआ है उसके प्रेशर के डिफरेंस की वजह से जो होता है। अब यहाँ पर 3 टाइप का प्रेशर होता है। फर्स्ट प्रेशर होता है जिसको अपन बोलते हैं कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या फिर उसको अपन बोलते हैं कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो ये होता है 55 mm ऑफ Hg, 55 mm ऑफ Hg। जैसे ये अफरेंट आर्ट्रियोल्स है, यहाँ से ये अंदर की साइड में जाएगा। अब यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, यानी इसको अपन बोलते हैं ब्लड प्रेशर। रीनल आर्टरी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है उसको अपन बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, लेकिन ये ग्लोमेरुलस में चल जाएगा तो इसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो होता है अब अराउंड 55 mm ऑफ Hg। यहाँ से जो ब्लड वॉल्यूम जाएगा, अभी कैपिलरीज पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है इसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, 55 mm ऑफ Hg के लगभग रहेगा। सेकेंड प्रेशर आता है ब्लड कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर, जो होता है 30 mm ऑफ Hg। ब्लड कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर यानी जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन होती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, उसका काम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको वो मेंटेन कर रहा है, जो होता है 30 mm ऑफ Hg। और ये जो 30 mm ऑफ Hg है ये क्या करता है, यहाँ पे सिलेक्टिवली बैरियर का काम कर रहा है। मतलब जो कुछ कंपोनेंट है, लार्ज पार्टिकल्स हैं वो तो अंदर जा रहे हैं, लेकिन जो लार्ज पार्टिकल्स हैं वो तो जो कैपिलरीज है उसको क्रॉस करके आगे के साइड में पीसीटी में जा रहे हैं, स्मॉल पार्टिकल्स तो। लेकिन जो लार्ज पार्टिकल्स हैं उनको परमिट नहीं है, वो वहां से वापस यहीं से होते हुए कैपिलरी, जो ये कैपिलरी है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, वहां से वो वापस इफरेंट आर्ट्रियोल्स के अंदर चला जाएंगे। और यहाँ पर ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता है 30 mm ऑफ Hg। और इसको प्रेशर को मेंटेन कौन कर रहा है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एंड देन थर्ड वन आता है कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यानी जो बाउमन कैप्सूल होता है, ये बाउमन कैप्सूल, यहाँ पर बाउमन कैप्सूल के अंदर भी कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं बाउमन कैप्सूल के अंदर। तो ये बाउमन कैप्सूल भी यहाँ से प्रेशर अप्लाई कर रहा है, रिवर्स प्रेशर अप्लाई करेगा। ये रिवर्स प्रेशर अप्लाई कर जिसको अपन बोलते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो होता है 15 mm ऑफ Hg। अब यहाँ पर प्रेशर किस में, यहाँ जो डिफरेंस प्रेशर किसका किसका होगा, सबसे पहले तो आता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये वाला प्रेशर अंदर की साइड में आएगा, ये प्रेशर होगा। इसके साथ साथ में ये तो अंदर की साइड में प्रेशर जा रहा है, लेकिन इसके अगेंस्ट प्रेशर अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले आता है तो आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई होगा, जो ब्लड कोलोइड प्लाज्मा प्रोटीन अप्लाई करेगी। ऑस्मोटिक प्रेशर ये इस पे वापस अप्लाई कर रही है प्लाज्मा इसी फ्लूइड पे। उसके बाद में यहाँ पे कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, जो कैप्सूल है यहाँ पर कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, ये भी यहाँ पर कैपिलरीज है पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है। जो ग्लोमेरुलस है इस पे वापस प्रेशर अप्लाई करेगा। तो ग्लोमेरुलस पे प्रेशर अप्लाई करेगा, उसकी वजह से जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो तो अंदर की साइड में आ जाएंगे पीसीटी में, और जो लार्ज पार्टिकल्स हैं वो वापस इफरेंट आर्ट्रियोल्स के अंदर चले जाएंगे। Efferent arterioles is narrow than the afferent arterioles. Efferent arteriole narrow than the afferent arterioles. Capillary hydrostatic pressure is about 55 mm of Hg. कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ये वाला जो यहाँ से आ रहा है, ये वाला प्रेशर है, ये होता है 55 mm ऑफ Hg। देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड mm अपोज टू द जिसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के जस्ट अपोजिट प्रेशर अप्लाई हो रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो होता है 30 mm ऑफ Hg। जैसे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इधर से आ रहा है
ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब इसके जस्ट अपोजिट ये वाला प्रेशर अप्लाई कर रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके बाद में आता है थर्ड वन, फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो 50 mm ऑफ Hg होता है, 15 mm ऑफ Hg होता है इन दी ग्लोमेरुलर कैप्सूल। जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल है इसके अंदर कैपिलरीज प्रेजेंट होती है यहाँ पर, ये कैपिलरीज भी यहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अप्लाई करेंगी इस पे, और वो होता है 15 mm ऑफ Hg, वो भी अपोज कर रही है दी ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के जस्ट अपोजिट। अब हम देखते हैं नेट फिल्ट्रेशन रेट क्या होती है। नेट फिल्ट्रेशन रेट के अंदर जिसके अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो कितना था, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 55 mm Hg था, इससे हम माइनस कर देंगे ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर जो था 30 mm ऑफ Hg प्लस कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो था 15 mm ऑफ Hg। अब ये दोनों मिलके होते हैं 45 mm ऑफ Hg। 45 mm ऑफ Hg प्रेशर है वो अपोज कर रहा है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पे, अपोज करा मतलब ये रिवर्स इस पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो जो नेट फिल्ट्रेशन आती है वो आता है 10 mm ऑफ Hg, यानी जो फिल्टर होने वाला जो सब्सटेंस है या फिर जो फ्लूइड है उसका प्रेशर रहता है 10 mm ऑफ Hg। The volume of filtrate by both kidney each minute is called the glomerular filtration rate. Volume of the filter by बोथ किडनी इन ईच मिनट, एक मिनट के अंदर दोनों किडनी से फिल्टर होने वाले वॉल्यूम को अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। फिल्ट्रेट फ्लूइड कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जो फिल्ट्रेट फ्लूइड है उसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट्स। The rate at which filtrate is formed is known as the glomerular filtration rate, जिसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। लगभग कितनी होती है 125 ml पर मिनट से होती है, 125 ml पर मिनट होती है, और पर डे में हम देखेंगे तो 180 लीटर पर डे ये यहाँ पर इसका GFR होती है। GFR नॉर्मली कितनी होती है 180 लीटर पर डे। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद में सेकेंड स्टेप आती है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, यानी जो फिल्ट्रेशन हुआ है, फिल्टर होने के बाद में जो फ्लूइड ट्यूबुल्स के अंदर आया है, PCT, लूप ऑफ हेनले एंड DCT, तो यहाँ पर क्या करेगा, जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है उसको वापस रीअब्जॉर्प्शन होगा, ट्यूबुल है उसको रीअब्जॉर्प्शन कर लेगी। इसको अपने बोलते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इसको अपने बोलेंगे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इन दिस प्रोसेस सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रीनल ट्यूबुल्स back into the bloodstream by the peritubular capillaries। अब ये जो फिल्टर होके जो फ्लूइड आया है इसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट फ्लूइड है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट जो अपनी बॉडी के लिए एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, वो सब्सटेंस है सच एज दी वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड कुछ आयंस है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उसको ये जो रीनल ट्यूबुल्स है जैसे PCT है वो वापस इसको रीअब्सॉर्ब कर लेगी, अब्जॉर्प्शन कर लेगी, और अब्जॉर्प्शन करने के बाद में यहाँ पर जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो सेकेंडरी कैपिलरीज होती हैं उसके अंदर ड्रेन कर देगा और वो एक ब्लड स्ट्रीम के अंदर डाल देगा, और ब्लड स्ट्रीम में डाल दो या फिर अपन बोल सकते हैं सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम के अंदर ड्रेन हो जाएगा। This process ensures the essential substances such as water, glucose, amino acids and iron are retained in the body to maintain homeostasis। अब इसका homeostasis means अपनी बॉडी के अंदर बैलेंस को बना के रखना। जो वो एसिड बेस बैलेंस है, PaO2, PaCO2 है, HCO3 लेवल, इसके लेवल को बैलेंस को बनाने के लिए अपनी बॉडी के अंदर जो PCT है वो एसेंशियल कंपोनेंट्स है सच एज वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड आयंस है उसका वापस रीअब्सॉर्ब कर लेगा। Reabsorption occurs through the both active and passive transport mechanism depending on the substance being reabsorbed। अब यहाँ पर जो reabsorption हो रहा है ट्यूबुल्स के अंदर वो एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू होगा। The kidney maximum capacity for absorption of substance is called transport maximum or renal threshold। जो किडनी है वो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन करती है, उस कैपेसिटी को अपने बोलते हैं ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम और रीनल थ्रेशोल्ड। Most reabsorption from the filtrate back into the blood take place in the proximal convoluted tubules microvilli to increase surface area for absorption। अब यहाँ से जैसे स्टार्टिंग के अंदर
फिल्ट्रेशन हुआ ग्लोमेरुलस से, फिल्ट्रेशन होने के बाद में पीसीटी में आ गया। पीसीटी में आने के बाद में पीसीटी अब यहाँ पे क्या करती है, रीअब्जॉर्प्शन करती है। अब रीअब्जॉर्प्शन किसका किसका करेगा, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, साल्ट। अब इस किसके प्रोसेस के थ्रू करेगा, बाय डिफ्यूजन एंड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड वाटर बाय द ऑस्मोसिस। जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं उसका डिफ्यूजन होगा, वहीं पे जो वाटर कंपोनेंट है वो ऑस्मोसिस के थ्रू रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। एसेंशियल, अब जो इसको यहाँ पर पीसीटी है, ये सबसे ज़्यादा, ये पीसीटी है ये क्या करती है, सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करती है, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोविलाई होता है, जो पीसीटी होता है उसके अंदर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है। इसका काम होता है टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन, जो अब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा रही है। एसेंशियल मटेरियल रीअब्सॉर्ब सच एज वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं उसको वो अब्जॉर्ब कर लेता है। पीसीटी अब्जॉर्ब करता है 30 to 40%, जो फिल्ट्रेट फ्लूइड हुआ उसका 30 to 40% है वो पीसीटी अब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद में उस कंपोनेंट्स को आगे लूप ऑफ हैनले के अंदर ड्रेन आउट कर देगा। लूप ऑफ हैनले है वो भी रीअब्जॉर्ब करेगा। अब लूप ऑफ हैनले वो भी वाटर, सोडियम एंड क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन करता है। लूप ऑफ हैनले अब्जॉर्ब करने के बाद में जो फिल्टर होके आया फ्लूइड था, फिल्ट्रेट फ्लूइड है, वो सिर्फ 15 to 20% फ्लूइड है वो डीसीटी के अंदर जाएगा। 15 to 20% फ्लूइड है वो डीसीटी के अंदर जाएगा। और डीसीटी क्या करेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स को रीअब्सॉर्ब कर लेगी, स्पेसिफिकली सोडियम के लेवल को। अपनी बॉडी के अंदर सोडियम के लेवल को मेंटेन करने के लिए जो डीसीटी है, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स है, वो भी इसको अब्सॉर्ब कर लेगी। सोडियम के साथ में वाटर आयन का अब्जॉर्प्शन भी होगा। जैसे लूप ऑफ हैनले किसका अब्जॉर्प्शन करती है, वाटर का अब्जॉर्प्शन करेगी ऑस्मोसिस के थ्रू। सोडियम एंड क्लोराइड है उसका डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होगा, क्योंकि सोडियम एंड क्लोराइड है ये केमिकल आयन है, और केमिकल आयन हमेशा कभी भी जाते हैं तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही एक्सचेंज होंगे। वहीं पे वाटर आयन है वो मूव करेंगे ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। एंड थर्ड प्रोसेस आता है ट्यूबुलर सीक्रेशन। ट्यूबुलर सीक्रेशन process by which substances are actively transported from the peritubular capillaries into the renal tubules। अब जो peritubular capillaries है, जैसे afferent arterioles एंड efferent arterioles, efferent arterioles आगे जाके peritubular capillaries के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब peritubular capillaries वो कंपोनेंट है उनको रिनल ट्यूबुल में डालती है जो फिल्टर नहीं हो पाए हैं, जिसमें आता है एक तो H+ आयन आता है, कुछ क्रिएटिनिन होता है, ड्रग मेटाबोलाइट्स होते हैं। ड्रग मेटाबोलाइट्स यानी जो ड्रग्स होते हैं उसके कुछ कंपोनेंट जो मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहे हैं, वो कंपोनेंट है उनको वो अपने ब्लड के अंदर रिटेन करते हैं। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट है ग्लोमेरुलस है उसके थ्रू फिल्टर नहीं हो पा रहे हैं, तो वो इफरेंट आर्ट्रियोल्स में आ जाएंगे। लेकिन फिर भी ये अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल कंपोनेंट्स हैं, तो इनके लिए ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है, सेकेंडरी कैपिलरीज है, वो क्या करेगी, वहाँ से डायरेक्टली रीनल ट्यूबुल के अंदर, जैसे डायरेक्टली रीनल ट्यूबुल के अंदर, जैसे यहाँ से देख रहे हो कि यहाँ पे रीनल ट्यूबुल के अंदर डायरेक्टली ड्रेन कर देगी। ये आर्ट्रियोलर एंड है और ये है वेन्यूल एंड। तो यहाँ से दोनों ही कंडीशंस में सीक्रेशन हो रहा है। यहाँ से सीक्रेशन होगा, रीनल ट्यूबुल्स में आ रहा है, इधर भी ये रीनल ट्यूबुल्स में आ जाएगा, जो हार्मफुल कंपोनेंट्स है ब्लड के अंदर। और फिर वहाँ से उसके साथ साथ में ही रीअब्जॉर्प्शन भी होता है, लेकिन वो तो हमने पहले वाले प्रोसेस में देख लिया है। जो रीअब्जॉर्प्शन वाला जो कंपोनेंट था, रीअब्जॉर्ब किया था पीसीटी और लूप ऑफ हैनले ने, वो उस फ्लूइड को वापस वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर ड्रेन कर देते हैं। सब्सटेंस कॉमनली सीक्रेटेड इनटू द ट्यूबुलर फ्लूइड इंक्लूड हाइड्रोजन, पोटेशियम आयन, ऑर्गेनिक एसिड, ड्रग्स एंड क्रिएटिन वेस्ट प्रोडक्ट लाइक क्रिएटिनिन एंड द यूरिया। ये कंपोनेंट है, ये डायरेक्टली सीक्रेट करती है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और वो रीनल ट्यूबुल के अंदर डायरेक्टली ड्रेन कर देगा। अगर रीनल ट्यूबुल में ड्रेन कर देगा तो अपने यूरिन के साथ में अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये था अपना फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन प्रोसेस। यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस के बाद में हम लास्ट में देखेंगे कंपोजिशन ऑफ द यूरिन, यानी यूरिन के अंदर क्या क्या कंपोजिशन है, जिसमें वाटर होता है 96% वाटर रहेगा, यूरिया 2% यूरिया है, एंड उसके अलावा 2% के अंदर अदर सब्सटेंस होंगे, जिसमें यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, अमोनिया, सोडियम,
पोटेशियम क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट एंड ऑक्सीलेट, ये सारे के सारे 2% होते हैं। अब हम देखते हैं नॉर्मल जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है यूरिन की। नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड लाइट येलो पेल कलर होता है, लाइट येलो कलर रहेगा यूरिन का, पीएच रेंजिंग फ्रॉम 4.5 टू 8, 4.5 टू 8 pH तक रहेगा, एंड माइल्ड ओडर यानी हल्की सी स्मेल उसके अंदर आती है। एंड नॉर्मल यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी रेंज इज टिपिकली 1.005 टू 1.030, ये होती है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब हम देखते हैं कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट कंपोनेंट है, यहाँ से जो मेटाबॉलिक वेस्ट कंपोनेंट है उसके अंदर क्या क्या रहेगा, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, एक्सेसिव वाटर एंड साल्ट है। ये सारे के सारे होते हैं यूरिन फॉर्मेशन कंपोजिशन या फिर यूरिन फॉर्मेशन कंपोनेंट। तो ये था आज का अपना जो लेक्चर, जिसके अंदर हमने स्टार्टिंग के अंदर देखा था स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन, एंड लास्ट में हम देखा था द यूरिन प्रोसेस यानी यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।